नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट में। और आप देख रहे हैं एन शो। और मेरे साथ आज एक बहुत ही खास मेहमान अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गौतम वेद भाई, जो न सिर्फ एक बहुत ही शानदार इन्वेस्टर है, मार्केट को भी बहुत गहरी नज़र से देखते हैं और उसके छोटे-छोटे पॉइंट्स को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। एक लंबा समय इन्होंने इन्वेस्टिंग में गुजारा है और लोगों की मदद करते हैं। इनका अपना खुद का स्टेलर वेल्थ पार्टनर्स है, जिसकी ये मैनेजिंग पार्टनर है, यूएस में फंड है। साथ ही इंडिया में भी ये जो है कंप्लीट सर्कल स्टेलर वेल्थ पीएमएस के इक्विटी एडवाइजर हैं। तो किताबें भी कई सारी लिखी हैं। तो इस विशेष परिस्थिति में हमने सोचा कि अमेरिका में इतना कुछ चल रहा है, तो क्यों ना गौतम भाई समझा जाए कि दरअसल क्या चल रहा है और उनकी इन्वेस्टिंग जर्नी में इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उसको कैसे डील किया जाए, कैसे वो देख रहे हैं। तो गौतम भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका द एंड शो में। और पहले तो बिल्कुल जो सबकी धड़कनें बढ़ाए हुए हैं ट्रम्प साहब ने, तो बताइए ये जो टैरिफ वॉर शुरू हुआ है, इसको आप लोग कैसे असेस कर रहे हैं? जी नीरज जी, धन्यवाद आपके शो पे बुलाने के लिए। ये समझना बहुत जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने जो बड़ा फैसला लिया है टू रीशेप द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर, ये क्यों लिया है, इसका थोड़ा पहले कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। साल 2000 में अमेरिका का टोटल डेट था $6 ट्रिलियन। फास्ट फॉरवर्ड 25 साल बाद आज के दिन अमेरिका का डेट हो गया है $36 ट्रिलियन। तो इसका मतलब $30 ट्रिलियन अमेरिका का डेट बढ़ गया है पिछले 25 सालों में। और इसके बदले में अमेरिकन कंज्यूमर्स, अमेरिकन वर्कर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग को क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं, बिकॉज ये सारे डेट लिए गए हैं टू फाइनेंस एंडलेस वॉर्स एंड अ लॉट ऑफ फिस्कल स्पेंडिंग, लेकिन इससे एंड कंज्यूमर को और आम अमेरिकन को कुछ खास फायदा हुआ नहीं। तो डोनाल्ड ट्रम्प अब ये कोशिश कर रहे हैं कि ये टैरिफ लगा के ये इंसेंटिवाइज कर रहे हैं ग्लोबल कंपनीज को कि वो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अमेरिका में लगाएं। इससे अमेरिका के लोअर क्लास, वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास वर्कर्स को नौकरियां मिलेंगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। एंड अमेरिका क्रिटिकल सेक्टर्स में लाइक सेमीकंडक्टर्स, फार्मास्यूटिकल्स, शिप बिल्डिंग में आत्मनिर्भर हो सके। जैसे भारत में भी हम आत्मनिर्भर भारत का बात करते हैं, सेम एग्जैक्ट मूव यहाँ अमेरिका में भी किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं कि अमेरिका भी आत्मनिर्भर बन जाए, क्योंकि 2001 में जब चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था और उसका मेंबर बन गया था, उसके बाद अमेरिका ने अपनी पूरी मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर दी। पूरा मैन्युफैक्चरिंग ऑफशोर चला गया। और आज के दिन अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी सिर्फ 10% रह गया है। इंडिया में 14% मैन्युफैक्चरिंग है एज अ शेयर ऑफ जीडीपी, और हम बात करते हैं इतना लो है। अमेरिका में तो ये सिर्फ 10% रह गया है। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रम्प ने ये बड़ा फैसला लिया है टू इम्पोज टैरिफ्स ऑन अक्रॉस द वर्ल्ड एंड टू ब्रिंग बैक मैन्युफैक्चरिंग टू द यूएस। एंड ये कैसे मुमकिन होगा? ये पहला कदम तो था टैरिफ, लेकिन इसके अलावा जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है उनका नजर बहुत क्लोज वॉच बॉन्ड मार्केट पे भी है। अगर आप ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के इंटरव्यूज और रिमार्क्स सुने, वो क्लियरली कह रहे हैं कि वन ऑफ द बिगेस्ट मेजर्स ऑफ आवर सक्सेस विल बी द 10-year बॉन्ड यील्ड। 10 साल का जो बॉन्ड यील्ड है, हम उसको नीचे लाना चाहते हैं, क्योंकि इस साल 2025 में अलोन मेरी 8 से 9 ट्रिलियन डॉलर का डेट रीफाइनेंसिंग करना है अमेरिका को। तो जितना ब्याज दर वो लोग जल्दी समय, अगले 6 महीने में जितना जल्दी हो सके ब्याज दर को कम लो लाना चाहते हैं। तो उसके लिए उनको शॉर्ट टर्म में एक स्लो डाउन इंजीनियर करना पड़ेगा ताकि बॉन्ड यील्ड कम आए। और फिर वो जैसे ही वो अपना डेट रीफाइनेंस कर लेंगे, उसके बाद फिर वो स्टिमुलस मेजर्स अनाउंस कर सकते हैं टू प्रॉप अप द इकोनॉमी अगेन। लेकिन अगले 6 महीना ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारा दर्द, पेन फ्रंट लोड कर लें जितना जल्दी हो सके। शुरू में ही सारे डिफिकल्ट मेजर्स ले लो, क्योंकि ये कोई भी नए सरकार के लिए हनीमून पीरियड होता है। पब्लिक थोड़ा ज्यादा पेशेंस रखती है। तो कोशिश कर रहे हैं पहले 6-8 महीने में जितना जल्दी हो सके एकदम जोर, एकदम पूरी ताकत लगा रहे हैं ताकि जितने डिफिकल्ट मेजर्स हों जल्दी जल्दी ले सकें। क्योंकि अगले साल नवंबर में अमेरिका में होगा मिड टर्म इलेक्शन। तो और पब्लिक की होती है शॉर्ट मेमोरी, तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसी साल में सारे डिफिकल्ट फैसले ले लें ताकि उसके बाद 1 साल देंगे इकोनॉमी को अमेरिका में हील करने के लिए, और मिड टर्म इलेक्शंस तक होपफुली इकोनॉमी में थोड़ी राहत मिल जाए। तो ये बिग पिक्चर थिंकिंग है बिहाइंड दीस टैरिफ्स। लेकिन मार्केट को इतने बड़े मूव्स शॉर्ट रन में काफी बड़ा झटका देते हैं। तो आपने देखा पिछले 2 दिन में नैस्डैक, एस&पी, डाउ में कितनी बड़ी गिरावट आई, और उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स में भी कितनी बड़ी गिरावट आई है।
अभी वो फेज है मार्केट का जब मास लिक्विडेशन प्ले आउट करता है, एंड जब मास लिक्विडेशन प्ले आउट करता है तो लोग बिना भाव, बिना वैल्यूएशन को ध्यान दिए हुए जो हो सके पहले बेचते हैं। जो सबसे लिक्विड एसेट्स होते हैं वो सबसे पहले बेचे जाते हैं। इलिक्विड स्टॉक्स तो आप बेच सकते नहीं हो, इलिक्विड एसेट्स आप बेच सकते नहीं हो, तो सबसे लिक्विड एसेट्स जो होते हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स, गोल्ड, इन सब में सबसे पहले बिकवाली आती है और फिर लोग अपने मार्जिन कॉल्स मीट करते हैं। अभी हम लोग उस पैनिक फेज में आ गए हैं। एक इंडेक्स है, बहुत वाइडली फॉलोड इंडेक्स है, कॉल्ड ग्रीड एंड फियर इंडेक्स, जो अमेरिका में फॉलो करते हैं। वो 4 पे आ गया है। अब वो 0 के नीचे तो जा नहीं सकता, वो ऑल टाइम लो के आसपास ऑलमोस्ट पहुंच गया है, 4 के आसपास पहुंच गया है। इसका मतलब पूरा पैनिक और डर का माहौल है। और यही वो समय है जब सबसे बड़ी इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स और इन्वेस्टिंग की गलतियां की जाती है में इन्वेस्टर्स। ये समय पैनिक करने का नहीं है। पैनिक करने का समय था 6 महीने पहले, पिछले साल अगस्त सितंबर में, जब बहुत यूफोरिया था मार्केट बाजार में, तब आपको सेल करना चाहिए था। अभी सेल करने का टाइम चला गया है। हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टॉक्स हैव फॉलन 30, 40, 50% और मोर, एंड अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स 20 से 25% भी गिर गए हैं। तो अभी समय है कि अपने पोर्टफोलियो को केयरफुली रिव्यू कीजिए। जो कंपनीज के अर्निंग्स बहुत सेंसिटिव हैं टू दिस टैरिफ्स, उनको रिप्लेस कीजिए विथ मोर डोमेस्टिक फेसिंग कंपनीज एंड कंपनीज व्हिच आर लेस अफेक्टेड बाय दिस टैरिफ्स। और ये समय है रिस्क मैनेजर बनने का, ये समय पोर्टफोलियो मैनेजर बनने का नहीं, ये टाइम है रिस्क मैनेजर बनिए। एंड रिस्क को बहुत ध्यान से अपने पोर्टफोलियो में, बिकॉज इट्स सर्वाइवल अबव ऑल एल्स। द की टू रिचेस इज सर्वाइवल, जैसे हम स्टॉक मार्केट के लोग बोलते हैं ऑफन, कि अगर आप बेयर मार्केट सर्वाइव कर लें तो ऑन द अदर साइड बहुत प्रॉस्पेरिटी आपके लिए इंतजार कर रही है। लेकिन वो प्रॉस्पेरिटी पाने के लिए आपको पहले सर्वाइव करना पड़ेगा इस बेयर मार्केट को। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि ये पोर्टफोलियो मैनेजर बनने का नहीं, रिस्क मैनेजर बनने का समय है, और अपने इस बुरे दौर को आपको सर्वाइव कर जाएंगे तो आप पैसे बनाएंगे। गौतम भाई, मुझे दो चीजें समझाइए। एक तो जो एक आशंका लोगों को लग रही है, ये मिथ्स है या रियलिटी है, आप बताएंगे कि जैसे आपने कहा कि फ्रंट लोड कर रही है गवर्नमेंट, वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा हार्ड सिस्टम अभी ले लें, जिससे जो भी पेन आना है तो आ जाए। तो ये बात, इसका मतलब बहुत ही कैलकुलेटेड है। सरकार को, वहां के बड़े एक्सपर्ट्स को, इन सबको ये बात मालूम है कि हम ये करेंगे तो ये दिक्कतें आ सकती है। पहली चीज, क्या रिसेशन की आशंका है यूएस में, एक ये बताइए। और दूसरा, क्या ब्याज दरों में बड़ी कटौती करने की तैयारी सरकार कर रही है, भले ही वो प्रेशर बनाना पड़े। हाँ जी, तो अभी पहला सवाल का जवाब पहले दे देता हूँ। रिसेशन की संकेत बहुत हाई है अमेरिका में, नीरज जी। गोल्डमैन सैक्स का रिपोर्ट आया था फ्राइडे को, वो 56% चांस दे रहे हैं ऑफ रिसेशन एज अर्ली इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। वो बोल रहे हैं अगले 6 महीने में रिसेशन अमेरिका में शुरू हो जाएगा। और कल जेपी मॉर्गन की भी रिपोर्ट निकली है जिसमें 60% चांसेस बता रहे हैं वो रिसेशन के। उससे भी ज्यादा वाइडली फॉलोड आजकल एक प्रेडिक्शन मार्केट्स है अमेरिका में, काल्स की करके, वो प्रेडिक्शन मार्केट्स और बेटिंग मार्केट्स जिसको हम बोलते हैं, वो तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 65 to 70% चांस है रिसेशन इसी साल। तो देखिए, रिसेशन तो तब भी जल्दी जल्दी निपट जाता है। प्रॉब्लम तब होती है जब स्टैगफ्लेशन आ जाता है। अब देखिए, टैरिफ्स बाय डेफिनेशन आर इन्फ्लेशनरी। टैरिफ कुछ नहीं है, बस बेसिकली जैसे वैल्यू एडेड टैक्स होता है, वैट होता है, वैसे ही टैरिफ एक सिंपली सेल्स टैक्स है, और इसकी वजह से दाम चीजों के बढ़ जाते हैं। तो अब क्योंकि अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और फेडरल रिजर्व, अभी हाल ही में जेरम पावेल की स्पीच थी 2 दिन पहले वर्जीनिया में, जिसमें उन्होंने फिर से 2% इन्फ्लेशन बोल के बात किया है। अब सोचिए, अगर इतने भारी मात्रा में टैरिफ लगाई जाएंगी तो इन्फ्लेशन तो लो होने वाला है नहीं। हाँ, ऑयल प्राइस गिरा है काफी, 20-25%, उससे थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन क्योंकि टैरिफ भी काफी बड़ा लेवल पे लगाया गया है, इसलिए इन्फ्लेशन अमेरिका में काफी एलिवेटेड रहेगी। तो इसकी वजह से फेडरल रिजर्व के हाथ भी बन जाएंगे और वो शायद इंटरेस्ट रेट काट नहीं पाए। बहुत लोग बात कर रहे हैं कि 3-4 इंटरेस्ट रेट कट्स होंगे इस साल, लेकिन एक होता है इंटरेस्ट रेट कट जब महंगाई कम हो, और एक इंटरेस्ट रेट वो होता है जब अनएम्प्लॉयमेंट शूट अप कर जा रही है, इकोनॉमी रिसेशन में है, वो खराब सिचुएशन होता है इंटरेस्ट रेट कट का। या फिर कोई फाइनेंशियल मार्केट में बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, जो लग रहा है जो साल हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा इंपैक्ट हमेशा महंगाई के किस पे पड़ता है? आम आदमी पे और स्मॉल बिजनेस पे। और अमेरिका में हजारों रीजनल बैंक्स हैं जो ये स्मॉल बिजनेसेस को लेंड करती हैं। तो अगर स्मॉल बिजनेस पे सबसे बड़ा प्रभाव आएगा इन टैरिफ्स का, तो रीजनल बैंक्स भी अक्रॉस अमेरिका काफी सारी बेलियां पे बस चली जाएंगी।
तो मार्च 2023 में जैसे सिचुएशन हो गया था वैसे सिचुएशन वापस हो सकता है जब बहुत सारे रीजनल बैंक्स विल गो बैंकरप्ट, एंड दैट इज व्हेन यू विल हैव द फेडरल रिजर्व इंटरवीन। उस समय फेडरल रिजर्व इंटरवेंशन करेगा और लिक्विडिटी इंजेक्ट करेगा, एंड बाय दैट टाइम क्योंकि मार्केट डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म है, वो मार्केट पहले से काफी प्रॉब्लम सेंस करके डिस्काउंट करना शुरू कर देगा। तो अब अमेरिका में देखिए पिछले 2 दिन में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, ब्रोकरेज, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज की दमदार पिटाई हुई है क्योंकि मार्केट पहले से समझ गया है कि प्रॉब्लम्स आने वाली है फाइनेंशियल मार्केट्स में यहाँ पे। तो इसलिए इन शेयर्स की इतनी वैल्यूएशन डी रेटिंग चल रही है। सो आई थिंक ये समय है, अगेन आपको अच्छे प्राइसेस मिलेंगे अगर आप एसआईपी करते हैं मंथली, हर महीने इन्वेस्टमेंट्स करते हैं एसआईपीज में, म्यूचुअल फंड्स में। ये समय एसआईपी रोकने का नहीं। अगर आप 1000 रुपए की एसआईपी करते हैं तो कोशिश कीजिए कि 2000 रुपए की एसआईपी करें, क्योंकि आपको ज्यादा यूनिट मिलेंगे। एंड यही समय होता है जब आपके लॉन्ग रन में अल्फा थोड़ा ऐड हो जाता है। अगर आप ज्यादा इन्वेस्ट कर सकें इन डिफिकल्ट टाइम्स में तो आपका लॉन्ग रन में थोड़ा अल्फा ऐड हो जाता है आपके ओवरऑल रिटर्न्स में। और अगर आप एडिशनल पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि आपको चिंता हो रही है, तो एटलीस्ट विड्रॉ मत कीजिए और रिडीम मत कीजिए और अपना एसआईपी रोकिए मत, बिकॉज दैट इज द वर्स्ट थिंग पीपल कैन डू इन अ बेयर मार्केट, टू रिडीम देयर कैपिटल। ये समय है, या तो धैर्य रखिए और पेशेंटली वेट कीजिए, या फिर इन्वेस्टमेंट अपना लमसम बढ़ाइए। दैट इज द राइट अप्रोच टू फॉलो। परफेक्ट। तो चूंकि बहुत सारे रिसेशन की उन सबकी चर्चाएं डिस्कशंस होते रहते थे, तो इसमें हम लोग मतलब इंडिया में भी इस बात का बहुत डर रहता था कि यूएस में पता नहीं क्या होने वाला है। तो डर आशंका वहां बनी हुई है। इन्फ्लेशन का एक चैलेंज डेफिनेटली टैरिफ का हो सकता है। तो दो बातें ये हो गई, लेकिन क्रूड का नीचे आना एक पॉजिटिव हो सकता है। तीसरी बात मुझे ये समझनी है कि चाइना की ओर से रिटेलिएटरी टैरिफ लगाया गया 34% का यूएस के ऊपर। क्या आपको लगता है कि ये अभी एक शुरुआत है और ये टैरिफ वॉर और ज्यादा वर्सन हो सकता है, क्योंकि अभी एक आध देशों को छोड़ दें तो किसी ने भी रिएक्ट नहीं किया, तो कैसे इसको एडजस्ट करेंगे? तो आगे और सिचुएशन खराब हो सकती है, और ज्यादा लड़ाई बढ़ सकती है, या आगे आपको लगता है कि एक टूल करेंसी डिवैल्यूएशन का भी हो सकता है? चाइना तो बहुत कंट्रोल्ड है, तो वो कर सकते हैं आराम से। यूएस में भी क्या ऐसा लगता है आपको कि डॉलर को किसी भी तरीके से वीकेंड करने की एक इंटेंशनल कोशिश हो सकती है? ऑलरेडी इंटेंशनल कोशिश चल रही है नीरज जी डॉलर को डिवैल्यू करने की, बिकॉज समझिए अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना है और आपको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बननी है चाइना की तरह, यू वांट टू मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट, तो ऑब्वियसली आपको अपनी करेंसी वीकेंड करने की प्रयास करनी पड़ेगी। वही अमेरिका कर रहा है। तो इसलिए आप देखिए ध्यान से डॉलर इंडेक्स कितना तेजी से नीचे आ जा रहा है। तो इस एडमिनिस्ट्रेशन के जो 2 मेन गोल्स हैं, इंटरेस्ट रेट्स कम करना और डॉलर को कमजोर करना, वो ऑलरेडी सक्सीड कर गए हैं अपने इनिशियल ऑब्जेक्टिव्स में। तो इसी तरह उनका बढ़ेगा। और जहां तक चाइना का सवाल है, बहुत सर्टेन है कि अब चाइना अपने करेंसी डिवैल्यू करेगा टू रिमेन कॉम्पिटिटिव दुनिया भर में। आप देखेंगे क्योंकि अमेरिकन मार्केट इफेक्टिवली चाइना के लिए बंद हो गई। अब और एक्सपोर्ट करता है अमेरिका में, अब क्योंकि वो एक्सपोर्ट कर नहीं सकता अमेरिका में इतना सारा सारा जो goods है वो उसमें दुनिया भर में डंपिंग शुरू करेगा। तो अब डिफ्लेशन वो आएगा काफी सारे देशों में थ्रू बिकॉज ऑफ चाइना। चाइना अब काफी देशों में डंपिंग करने वाला है। तो इसकी वजह से इंडिया की अगर बात करें तो काफी सारी प्राइवेट कंपनीज का बात करें, मैनेजमेंट काफी हेजिटेंट हैं टू स्टार्ट प्राइवेट सेक्टर केपेक्स, क्योंकि उन्हें डर लगता है चाइना से डंपिंग करने वाली है। तो इंडिया गवर्नमेंट वो था एंटी डंपिंग मेजर्स लगाएगी। अगर चाइना बहुत लो प्राइसेस में डंपिंग शुरू कर दिया तो डिफिकल्ट आई थिंक गवर्नमेंट केपेक्स में तो अभी रिवाइवल शुरू हो गई है, करनी पड़ेगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की केपेक्स आई थिंक रिवाइवल अब थोड़ा ओके। तो गौतम भाई, क्या ये फिर एक एज्यूम किया जाए, क्योंकि मैंने कहा ना बहुत इंटेंशनल आपके यहाँ काम चल रहा है कि डॉलर को वीक करना है, इंटरेस्ट रेट नीचे लाना है, आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी 4.2 के आसपास में चल रहा है, 4.5 का शायद एनुअलाइज्ड लोग एस्टिमेट या कंट्रोल करके चल रहे हैं। तो सब कुछ तो बहुत ही मैनेज तरीके से किया जा रहा है, फिर भी इतना डर क्यों है? क्योंकि मार्केट्स को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। अभी जैसे आपने कहा रिटेलिएशन आएगा, बाकी मार्केट अभी अनसर्टेन फेज में है। मार्केट को पता नहीं आ जाएगा।
ऑलरेडी आप देख रहे हैं यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि शायद वो अमेरिकन गूगल, मेटा, अमेज़न, बाकी जो टेक्नोलॉजी कंपनीज़ है, उसपे शायद टैक्स लगाना शुरू कर दें या कोई कंट्रोल्स लगाना शुरू कर दें। अमेरिकन बाज़ार तो पूरा ही चलता है इन टेक कंपनीज़ के पीछे, जिन्हें मैग्निफिसेंट सेवन कहते हैं। लेकिन अगर उनमें भी अब एडिशनल कंट्रोल्स, टैक्सेस, एडिशनल बैरियर्स लगने लगे और उनकी अर्निंग्स गिरने लगे, तो इसलिए मार्केट को उसका भी डर है। तो इसलिए अभी सेकंड और थर्ड ऑर्डर इफेक्ट्स अभी इनिशियल अनाउंसमेंट्स के आने बाकी हैं। अभी तो बस ट्रंप ने बड़ा मूव खेल लिया है, अब दुनिया की बारी है। दुनिया में कुछ नेशंस ऐसे हैं जो रिटेलिएट नहीं करेंगे, उनमें से ताइवान, वियतनाम, साउथ कोरिया, जापान, इंडिया हैं। ये अमेरिका के अलाइज भी हैं और ये अमेरिका के संग कुछ समझौता करके बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स कर लेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश भी हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन में हैं, चाइना में हैं और बाकी भी काफी देश हैं जो अब रिटेलिएशन करेंगे। कनाडा, मेक्सिको को भी देखिए। तो जहां जो देश रिटेलिएशन करेंगे, वहां पे आप ट्रेड वॉर्स, करेंसी वॉर्स देखेंगे। और जो देश अपना धैर्य रखेंगे और शांति से आगे बढ़ेंगे और बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स कर लेंगे, उन पे टैरिफ का कम असर पड़ेगा। आज सुबह ही ऑलरेडी रिपोर्ट्स आई थी मीडिया में कि इंडिया भी मोस्ट लाइकली बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कर लेगा अमेरिका के साथ। तो उससे ये टैरिफ्स का इम्पैक्ट काफी कम हो जाना चाहिए। और मार्केट बहुत समझदार है, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स जो हैं वो केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे हैं। आज सुबह व्हाइट हाउस इकोनॉमिक एडवाइजर ने बोला कि 50 देश हैं जिन्होंने रीच आउट किया है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को फॉर वर्किंग आउट बायलैटरल ट्रेड डील्स। तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स बहुत केयरफुली उन 50 देशों की मार्केट्स को ऑब्जर्व करेंगे और एनालाइज करेंगे कि वो कौन से देश हैं जिनमें इम्पैक्ट सबसे कम पड़ने वाला है, कौन कौन से सेक्टर्स हैं उन देशों के जिनमें सबसे कम इम्पैक्ट पड़ने वाला है टैरिफ का, एंड कैपिटल उन सेक्टर्स और देशों में फ्लो करना शुरू हो जाएगा अगले कुछ हफ्तों में। ओके, तो गौतम भाई, यूएस की एक सवाल हो लेते हैं, उसके बाद हम लोग इंडिया पे आते हैं। तो आपके हिसाब से दर्द जो है वो काफी हद तक निकल चुका है या अभी और है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडेक्स की कोई आप हमें लेवल समझाए कि एस&पी कितना और गिर सकता है, लेकिन आपको लगता है कि यहाँ से अभी और बड़े करेक्शन की आशंका बनी हुई है? नहीं जी, देखिए ऑनेस्टली मार्केट बॉटम्स सिर्फ हाइंडसाइट में पता चलते हैं, मार्केट टॉप्स में सिर्फ हाइंडसाइट में पता चलते हैं। नो वन कैन फोरकास्ट विद 100% एक्यूरेसी कि मार्केट का बॉटम या टॉप हो गया कि नहीं। लेकिन हम इन्वेस्टर्स देखते हैं वैल्यूएशंस को और ग्रोथ को। सिंपल, हम लोग बहुत सिंपल रखते हैं इन्वेस्टिंग को कि अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में वैल्यूएशन रीजनेबल हो गए हैं, वैल्यूएशंस जो अच्छे कंपनीज, अच्छे स्टॉक्स के इंडिया में जिसके 50-60 की मल्टीपल थे, अगर वो 20 से 25 पे आ गए हैं, अगर 12 महीने के स्लोडाउन के बाद अगर वापस ग्रोथ के रिवाइवल की उम्मीद है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म नजरिया लें तो अभी आपको अच्छे एंट्री प्राइस मिल रहे हैं लॉन्ग टर्म नजरिए के हिसाब से। देखिए शॉर्ट रन में तो ऑब्वियसली डिस्ट्रप्शन होने वाला है, काफी वॉलिटिलिटी रहेगी, शेयर प्राइस बहुत अप एंड डाउन चलेंगे पूरे साल। एंड इन्वेस्टर्स को स्पेशली ये ध्यान रखना चाहिए, सबसे फेरोशियस रैली, सबसे बड़े स्ट्रेंथ के ऑफ रैलीज आते हैं बेयर मार्केट्स में। क्यों? क्योंकि बेयर मार्केट में पेसिमिज्म इतना ज्यादा ऊंचा चला जाता है कि हल्की सी भी अच्छी खबर कहीं से आ जाती है तो मार्केट बहुत बड़ा बाउंस देता है। और आपको एज एन इन्वेस्टर अभी आपका धर्म क्या है, आपको क्या करना है? अभी आपको अपने पोर्टफोलियो में से नॉन कोर होल्डिंग जो है उसको कंप्लीटली एग्जिट कर जाने हैं। एंड उससे क्या होगा, आप रात को आराम से सो पाएंगे। आपको हर दिन जब आप उठेंगे आपको रिन्यूड वेगर रहेगा, एक ग्रोथ रहेगा कि हाँ अब मैं आगे थोड़ा क्लियर माइंड के साथ आगे आगे कोशिश कर सकता हूँ। एंड मैंने काफी मेरी जो सेकंड किताब थी द मेकिंग ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर, उसका सबटाइटल है व्हाट अ बेयर मार्केट टॉट मी अबाउट इन्वेस्टिंग। मार्च 2020 में भी सिमिलर मार्केट क्रैश कर रहे थे और उस समय भी इन्वेस्टमेंट जर्नल में एक एंट्री की मुझे अब क्या करना चाहिए, इस डर के माहौल में मुझे क्या शेयर करना चाहूंगा। मैंने एक्चुअली मेरे हाथ में सेकंड किताब भी है, ये एंट्री है मेरे कुछ दोस्त और इन्वेस्टर कलीग अपने सब कुछ बेच देना चाहिए। नहीं, ये बेचने का वक्त नहीं है, इट्स टू लेट फॉर दैट। अब बहुत देर हो गई है, आपको बेचना चाहिए था कुछ महीने पहले। अब समय है एक ठंडे दिमाग से सोचना कि आगे क्या करना है और इस वंस इन अ जनरेशन बेयर मार्केट का फायदा कैसे उठाना है। ये समय है मेहनत करने का और अपने आप को अपकमिंग अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार करने का। और वो आप तभी कर सकते हो जब आपका माइंड पीस में हो और आपके पोर्टफोलियो में से आप सारे नॉन कोर होल्डिंग्स को बेच चुके हो।
वही एक तरीका है रात को आराम से सोने का और हर दिन एक क्लियर माइंड के संग काम करने का। और कैसे समझ में आएगा कि हमारे पोर्टफोलियो में नॉन कोर क्या है, वो समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि कोर होल्डिंग्स पोर्टफोलियो में क्या होती हैं। और मैं उसको ऐसे डिफाइन करता हूँ, ये वो बिजनेसेस हैं जिनकी मुझे अच्छी समझ है। ये वो बिजनेसेस हैं जहाँ पे मैं मैनेजमेंट पे भरोसा कर सकता हूँ कि वो सही एक्शंस लेंगे टू सर्वाइव द करंट सिचुएशन। एंड ये वो बिजनेसेस हैं जिनकी बैलेंस शीट स्ट्रेंथ अच्छी है, डेट बहुत लो है या डेट नहीं है, जिनके ऑपरेटिंग कैश फ्लोज अच्छे हैं। और ये बिजनेसेस वो हैं जो हर क्राइसिस के बाद ज्यादा स्ट्रॉन्गर इमर्ज करते हैं देन कंपटीशन। एंड फाइनली ये वो बिजनेसेस हैं जो स्टेबल इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं और जिनकी ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रीजनेबली सर्टेन है। तो मैं इन बिजनेसेस में अगले कुछ साल के लिए आराम से निवेशित रह सकता हूँ। ये था हाउ टू डिफाइन कोर होल्डिंग्स इन अ पोर्टफोलियो इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। एंड फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमेशा याद रखिए कि नए सेक्टोरल ट्रेंड्स हमेशा बेयर मार्केट के समय ही आइडेंटिफाई होते हैं और इमर्ज करते हैं। एंड हमें बिग इन्वेस्टमेंट थीम के लुकआउट पे रहना चाहिए और गेस करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा सेक्टर मार्केट लीडर या मार्केट फेवरेट आगे जाके होगा। आपको मार्केट खुद ही बता देगा कि कहाँ टेलविंड्स इमर्ज कर रही हैं और उन स्ट्रॉन्ग नए लीडर्स के शेयर प्राइसेस को मार्केट सीधा 52 हाई के आसपास पहुंचा देगा। आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है स्टॉक प्राइस एक्शन, रिलेटिव स्ट्रेंथ, और इस कमजोर बाजार में भी जिन शेयर्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको दिखे। अगर मैं इंडियन मार्केट के एग्जांपल लूं, अभी फॉर एग्जांपल ये रिकमेंडेशन समझाने की कोशिश है कि कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखिए सिक्योर्ड लेंडिंग, होम फाइनेंस कंपनीज फॉर एग्जांपल इंडिया शेल्टर फाइनेंस, गोल्ड फाइनेंसर्स लाइक मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस, ये सारे 52 वीक के आसपास चल रहे हैं। सिमिलरली जो एनबीएफसीज हैं, क्योंकि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स कट शुरू कर दिए हैं, लिक्विडिटी इंजेक्शन कर रहे हैं थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस, एंड बैंकिंग सिस्टम में अब लिक्विडिटी सरप्लस हो गया है। पहले लिक्विडिटी डेफिसिट थी 6 महीने से, लिक्विडिटी सरप्लस हो गई है। एंड जो आरबीआई के जो गवर्नर है अखबारों में आर्टिकल ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसी फॉलो करेंगे, तो इसका मॉनेटरी ईजिंग शुरू करने वाले हैं। में बैंक्स वेल मैनेज्ड एंड गुड परफॉर्म करेंगे। इसलिए आप देखिए बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक के शेयर ऑल टाइम पे चल रहे हैं। तो मार्केट आपको ऑलरेडी संकेत दे रहा है कंपनीज का कोई लेना देना नहीं है। और जो डोमेस्टिक इकोनॉमी में टेलविंड्स जो मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट्स, लोअर एंड मच मोर स्ट्रिंजेंट पॉलिसी, उनको ऑलरेडी मार्केट रिवॉर्ड कर रहा है। तो ये जो है कि अब अगले कुछ साल कौन से सेक्टर परफॉर्म करते हैं। तो गौतम भाई वो किताब दिखा दीजिए आप कवर, जिससे हमारे दर्शक लोग इच्छा हो। थोड़ा सा ऊपर करिए, आपका नाम नहीं लिखिएगा। ये वैल्यू इन्वेस्टर किताब है, गौतम भाई ने लिखी है इसको, और मैं तो इसको पढ़ चुका हूँ, मैंने भेजी थी इन्होंने। तो बाकी लोगों को मैं कहूँगा जरूर पढ़ें, क्योंकि पढ़ने से आपका ज्ञान बढ़ता है और आपको दूसरे का जो 10, 20, 30 साल का अनुभव है ना, वो 2-4 घंटे में अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको मिल जाता है। ये हमेशा एक फायदा रहता है। एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, गौतम भाई सुनने होंगे, कहेंगे मेरी मेहनत को 3 घंटे में ये लोग पढ़ना चाहते हैं, लेकिन किताबें पढ़नी चाहिए, काफी मेहनत से किताब लिखी उन्होंने। अब आते हैं गौतम भाई इंडियन मार्केट में। इंडियन मार्केट की तस्वीर अक्टूबर 1 से या 27 सितंबर से खराब हुई और वो लगातार काफी गिरावट देखी उसने। मिड कैप स्मॉल कैप में तो बहुत बड़ी गिरावट आई, लार्ज कैप पे कम आई उसकी कंपेरिजन में, लेकिन आई वहां पे भी। फिर एक दौर ऐसा आया जहां पे लगा कि अब शायद मार्केट यहाँ पे ब्रीदर ले रहा है और वहां से एक अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली। लेकिन तब तक ये 2 अप्रैल आ गया और वहां से फिर मार्केट की धुनाई शुरू हो गई है। तो पहले तो आप लोग चूंकि विदेश में बैठे हुए हैं, वहां से देख के आपको भारतीय बाजार अभी भी महंगे लगते हैं, नॉर्मल लगते हैं, या आपको लगता है कि अभी इंडियन मार्केट में नया पैसा नहीं डालना चाहिए? एसआईपी चल रही है तो चलने दीजिए, इन्वेस्टेड है तो इन्वेस्टेड रहने दीजिए, लेकिन फ्रेश मनी को अभी थोड़ा रोकना चाहिए, या मार्केट आपको कैसा लग रहा है? नीरज जी, जब भी डर का माहौल होता है मार्केट में, जब भी अनसर्टेनिटी होती है, हमेशा कॉमन इन्वेस्टर सेंटिमेंट ये रहता है, चलो मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, मैं क्लैरिटी आने के बाद इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन जब तक क्लैरिटी आएगी तब तक आपके मनपसंद शेयर्स ऑलरेडी 30, 40, 50% बढ़ चुके होते हैं।
सर आपको इन्वेस्ट करने, आपके फ्रेश मनी है, एक्स्ट्रा पैसा है, ये समय है आपको निवेश करने का। अगर आपको एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना है तो आप उसको स्टैगर्ड अप्रोच में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि एक तिहाई करके हर 5% फॉल पे। देखिए शेयर प्राइस जीरो तक तो, अच्छे क्वालिटी स्टॉक जीरो तक तो जाते हैं नहीं, और इंडिया में मैंने पिछले 20 साल में देख लिया है कि अच्छे क्वालिटी शेयर्स आपको या तो महंगे मिलेंगे नॉर्मल बाजार में, या फिर बेयर मार्केट में आपको कम महंगे मिलेंगे। आपको बहुत एब्सोल्यूट डर्ट की वैल्यूएशन में अच्छे क्वालिटी स्टॉक इंडिया में नॉर्मली मिलते नहीं है, बिकॉज इंडिया में सप्लाई ऑफ क्वालिटी इक्विटीज बहुत लिमिटेड है। ये बहुत यूनिक मार्केट है इंडिया का, जहाँ पे सप्लाई ऑफ क्वालिटी इक्विटीज बहुत लिमिटेड है और डिमांड काफी ज्यादा रहती है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं इंडिया में स्पेशली, और हम तो देखे रहे हैं ये बुल मार्केट जो इंडिया में चला था अप्रैल 2020 से सितंबर 2024 तक 4.5 साल, दैट वाज पावर्ड बाय द डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर, राइट। तो ये जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स होते हैं इंडिया में, वो सेम टॉप NSE 500 के अंदर, वो टॉप 500 स्टॉक्स के अंदर ही स्टॉक्स खरीदते बेचते रहते हैं, क्योंकि वहीं पे थोड़ी डिसेंट लिक्विडिटी है टू बाय अ मीनिंगफुल क्वांटिटी। सो उनमें ही थोड़ी अच्छी डिसेंट क्वालिटी भी होती है। तो बार बार उन्हीं सब शेयर्स के अंदर आप बेसिकली, एंड अच्छी बात क्या है इंडिया में मनीष जी, और एक शेयर करता हूं आपसे, मोस्ट ऑफ इंडियन मार्केट बिजनेसेस आर सिक्लिकल। तो इसमें अच्छी बात क्या है, बाय द टाइम बेसिकली आप एक अप साइकिल के शुरुआत में अगर आप एक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो, और मान लीजिए 2-3 साल वो साइकिल अगर आप इन्वेस्ट करके अच्छे पैसे कमाते हो, बाय द टाइम वो साइकिल खत्म होती है, उस समय तक कोई दूसरे इंडस्ट्री की अप साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो आप बेसिकली एक अप साइकिल से निकल के दूसरे अपकमिंग अप साइकिल में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये तरीका है लॉन्ग रन में इंडिया में बड़ा अल्फा जनरेट करने का, बड़ा पैसा कमाने का। आपको ये कैपिटल साइकिल थियरी जो होती है, ये आपको समझनी जरूरी है कि जब इंडस्ट्री डिप्रेस्ड कंडीशन में ऑपरेट कर रही है, मार्जिन्स बहुत लो हैं, कंपटीशन एग्जिट कर रहा है, काफी इंडस्ट्री प्लेयर्स इंडस्ट्री को छोड़ के निकल रहे हैं, इसका मतलब सप्लाई इज लीविंग द सिस्टम, सप्लाई कम हो रही है। ओवर सप्लाई जहां होती है वहां मार्जिन्स कंप्रेस हो जाते हैं और प्राइसेस भी गिरते हैं। लेकिन जहां पे सप्लाई कम हो रही होती है, इसका मतलब कि वहां से अपसाइकिल और इंप्रूवमेंट इन मार्जिन्स के संकेत काफी अच्छे हैं। तो वहां पे आपको नजर रखनी चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसलिए इंडियन मार्केट में आपको हर 2-3 साल ये मौके मिलते रहते हैं, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 20-30 इयर्स आप नोटिस करेंगे अपने करियर में इंडिया में कि आप सेम कंपनीज में अलग अलग सालों में आप सेम स्टॉक्स में बार बार इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि वो एक स्टॉक आप लिए, 2-3 साल उसको होल्ड किए, बेचे, और फिर 2-3 साल बाद वापस उस सेम इंडस्ट्री में अपसाइकिल वापस शुरू हो रही है, इसलिए आप वापस वही सेम साइकिल के सेक्टर रीडर्स को में आप वापस निवेश कर रहे हो। तो ये साइकिल्स रिपीट करती जाती हैं। अभी भी जो चल रहा है मार्केट में, ये काफी सारी चीजें सिमिलर हुए हैं जो 5 साल पहले प्ले आउट की थी मार्च 2020 में। सो मार्केट्स में देयर इज द ओनली थिंग न्यू इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस इज द हिस्ट्री दैट यू हैव नॉट रेड। बेसिकली अगर आप हिस्ट्री के अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप नोटिस करेंगे सेम चीजें बार बार रिपीट करती जाती हैं। स्टॉक्स के नेम बदल सकते हैं, लेकिन क्योंकि ह्यूमन नेचर बदलता नहीं है, इसलिए सेम चीजें बार बार मार्केट में रिपीट होती जाती हैं। पिछले 2 दिन में अगर आप देखें, गोल्ड में लिक्विडेशन आ रहा है, बिकॉज जब बेयर मार्केट आता है और जब लिक्विडेशन स्टार्ट होता है तो आप वो नहीं बेचते हो जो आप बेचना चाहते हो, आप वो बेचते हो जो आप बेच सकते हो। तो गोल्ड क्योंकि इतना लिक्विड है तो इसलिए गोल्ड में भी लिक्विडेशन आ रहा है टू मीट मार्जिन कॉल्स। लेकिन जैसे ही ये फोर्स सेलिंग खत्म हो जाएगी, फिर से गोल्ड में अप साइकिल शुरू हो जाएगा। तो ये सेम चीज मार्च 2020 में भी हुई थी और सेम चीज अभी भी कर रही है। तो आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त का इंतजार मत करिए, क्योंकि वो वक्त किसी को पता नहीं होता है। आपको निवेशित रहना चाहिए। अगर आपको कोई कंपनी पसंद आ रही है, धीरे धीरे निवेश करिए। तो गौतम भाई को इंडिया में क्या पसंद आ रहा है, कौन सा सेक्टर, अपनी पसंद बताइए और वो क्यों आ रही है। लेकिन उससे पहले मुझे एक सेक्टर पे आपकी राय चाहिए, वो है IT। मुझे ध्यान है गौतम भाई कि काफी बड़े जो दिग्गज IT, सबसे बड़ी IT कंपनीज हैं, वो उस दौर में उनकी पिटाई नहीं हुई जब मिड कैप, स्मॉल कैप और निफ्टी 15 से 40% तक गिरे। लेकिन अब उनकी पिटाई हो रही है जब मार्केट स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। आप समझ गए होंगे। मैं जानना चाहता हूँ, क्या IT सेक्टर को एक नए तरीके से देखने की जरूरत है, क्योंकि AI और ML की वजह से बहुत डिसरप्शन हुआ है, तो इनकी बिलिंग में चेंज आएगा, इनको रीइन्वेंट करना पड़ेगा कि हम कैसे काम करें। तो एक IT सेक्टर पे आपका पूरी जानकारी चाहिए मुझे, फिर आप बताइएगा कि आपके पसंद के सेक्टर कौन से हैं। नीरज जी, एज अ PMS हाउस एट कंप्लीट सर्कल स्टेल लेवल PMS, हम IT सेक्टर पे काफी नेगेटिव हैं और अंडरवेट रहे हैं काफी दिनों से। इसकी काफी वजह है, मैं इनोवेट कर देता हूं आपको। पहली बात, इसमें ऑर्गेनिक टॉप लाइन ग्रोथ या ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ बहुत धीमी रहती है। लार्ज कैप IT स्पेशली
5-6% की मुश्किल से ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ आती है। हम जब इन्वेस्ट करते हैं अपने पीएमएस क्लाइंट्स के लिए, हमें काफी ज्यादा हायर ऑर्गेनिक ग्रोथ, आइडियली 20% से ज्यादा। तो एक तो ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ की प्रॉब्लम है, दूसरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो बड़ा डिस्ट्रप्शन आने वाला है, उसकी वजह से काफी सारे ले ऑफ होने वाले हैं और काफी सारे जरूरत पड़ेगी इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनी को अमेरिका को, उसकी वजह से भी ग्रोथ पे इफेक्ट आएगा। और एक बात, अमेरिकन गवर्नमेंट चाहती है कि डॉलर कमजोर रहे, डॉलर कमजोर मतलब रुपया अप्रिशिएट करता है। दैट्स अ मैसिव हिट फॉर द इंडियन आईटी कंपनी। इंडियन आईटी सेक्टर के मूव्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द नैस्डैक। ये आपको ओवर द ईयर समझ में आएगा कि स्टॉक मूव्स, सेक्टोरल मूव्स आर ग्लोबल, फ्लोज आर ग्लोबल। अगर ग्लोबली अमेरिका इज द मदर मार्केट, अगर वहां पे कोई सेक्टर में बड़ा असर आता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सीधा सीधी यहाँ पे भी पड़ जाता है। मैं एक सीधा उदाहरण देता हूँ आपको। जनवरी में डीप सीक चाइना में लॉन्च हुई, अमेरिका में एनवीडिया का स्टॉक 20% गिर गया। उसी दिन इंडिया में आनंद राज लिमिटेड करके कंपनी है, हमारे पीएमएस में मॉडल करते हैं इसको, जो डेटा सेंटर नैरेटिव पे काफी चल रही थी इंडिया में, वो स्टॉक भी 20% गिर गया। तो इससे क्या समझ में आता है कि सेक्टोरल एंड स्टॉक मूव्स आर ग्लोबल बिकॉज फ्लोज आर ग्लोबल। आपको ग्लोबली अब सिर्फ इंडिया के अंदर क्या हो रहा है वो देखना काफी नहीं, आपको ग्लोबली ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या अलग अलग अदर बाकी देशों में, बाकी मार्केट्स में, बाकी इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है, बिकॉज बहुत सारे स्टॉक मूव्स अब इंटरकनेक्टेड होते जा रहे हैं दुनिया भर में। तो इसलिए आईटी इंडस्ट्री में मैं तो बहुत केयरफुल रहूंगा। प्लस जब रिसेशन आता है, स्पेशली इन वेस्टर्न वर्ल्ड लाइक यूएस इज द बिगेस्ट मार्केट फॉर आईटी, अगर वहां पे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग और कॉर्पोरेट आईटी बजट अगर कट होंगे, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन आईटी पे भी आने वाला है। तो आई थिंक ये साल आईटी के लिए काफी मुश्किल नजर आ रहा है। आईटी के लिए काफी मुश्किल साल रह सकता है, ये तो लग रहा था हम लोगों को भी, क्योंकि बहुत चेंजेस होने वाले हैं। तो फिर आईटी छोड़ दें, तो कौन सा सेक्टर आपको लगता है कि इस दौर में, जब मुश्किल दौर से मार्केट गुजरता है और आपको निवेश करना चाहिए, तो वो कौन से सेक्टर हो सकते हैं? आप इसमें टैरिफ वॉर भी अकाउंट फॉर करिएगा, क्रूड प्राइसेस भी अकाउंट फॉर करिएगा। तो अगर आप पीएमएस चला रहे हैं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कि आपको पैसे अभी डालने होंगे, तो आप कहाँ नजर रखेंगे, किन की स्टडी करेंगे? जी, मैं कुछ इन्वेस्टमेंट टीम्स आपको ऑलरेडी बता दी हैं, वेल रन एनबीएफसीज एंड वेल रन बैंक्स, स्पेशली दोज विद अ गुड कासा फ्रेंचाइज, जिनकी करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट फ्रेंचाइज अच्छी है, उस पर नजर रखिए। सिक्योर्ड लेंडिंग में अभी अब नजर रखिए। प्लस क्योंकि आरबीआई ने अभी हाल ही में अनसिक्योर्ड लेंडिंग पे रिस्क वेट्स को 125% से कम करके 100% कर दिया है, तो जो वेल रन अनसिक्योर्ड लेंडिंग कंपनीज भी हैं, उन पे भी आप थोड़ा नजर रख सकते हैं कि शायद आपको वहां पे कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। डोमेस्टिक फेसिंग कंजम्पशन कंपनीज पे थोड़ा फोकस रखिए, जहाँ पे जो एक्सपोर्ट से अफेक्टेड नहीं होंगे, स्पेशली जिनकी ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ काफी अच्छी है, 15 से 20% के आसपास हो, उसमें नजर रखिए। वो भी अच्छा निवेश का जगह लग रहा है। डिफेंस, क्योंकि देखिए अमेरिका अब एक ऐसा देश है जो अब कोशिश कर रहा है कि बाकी देशों को डिफेंस स्पेंडिंग में ज्यादा मदद नहीं करे, जो अपने डेट कम करे। तो दुनिया भर में अगर आप देखें, डिफेंस स्पेंडिंग काफी जोर से बढ़ रही है। तो आई थिंक डिफेंस कंपनीज में हाल ही में काफी गिरावट आ चुकी है, और वहां पे एक अपॉर्चुनिटी हमें नजर आ रही है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, क्योंकि दुनिया भर के देशों के पास अब कोई ऑल्टरनेटिव रहेगा नहीं बट टू इंक्रीज द डिफेंस स्पेंडिंग। तो आई थिंक जो डिफेंस कंपनीज हैं उस पर भी आप नजर रख सकते हैं। सो some companies driven by domestic capex, especially the power transmission and power related companies, defense companies, well run NBFCs and banks, and secured lending within the NBFCs is a good spot. ये कुछ एरियाज है जहां पे आप फोकस कर सकते हैं। डोमेस्टिक कंजम्पशन नेम्स, क्योंकि उनकी वैल्यूएशन थोड़े अट्रैक्टिव हो गए, वहां पे भी आप देख सकते हैं, क्योंकि सरकार का भी अब फोकस है डोमेस्टिक कंजम्पशन को बूस्ट करना। आपने देखा था बजट में 12 लाख तक टैक्स को हटा दिया गया है, तो सरकार की तरफ से फिस्कल स्टिमुलस आ गया है टू बूस्ट डोमेस्टिक स्पेंडिंग, और आरबीआई की तरफ से मॉनेटरी स्टिमुलस भी आ गया है बाय लोअरिंग द रिस्क रेट्स ऑन अनसिक्योर्ड कंज्यूमर लेंडिंग। सो आई थिंक डोमेस्टिक कंजम्पशन पे भी नजर रख सकते हैं आप। गौतम भाई, इंडिया में बहुत कुछ हो रहा है। आपको याद होगा कि जब पिछली बार एक बड़े ग्रुप ने कहा था कि वो पेंट बिजनेस में उतरने वाले हैं, तो एशियन पेंट इन सब की बहुत पिटाई हो गई थी, और वो एक्चुअली वो दिखी भी। अभी बीच में एक और खबर आई ऐसी कि एक और बड़े ग्रुप्स जो है वो वायर एंड केबल्स में आना चाहते हैं, बल्कि 2 ग्रुपों की तरफ से बात आ गई।
लार्जली अगर आप देखें बिग पिक्चर के तौर पर, तो इंडिया में ऐसे डिसरप्शंस बहुत हो रहे हैं। सीमेंट में बहुत तगड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है, एक तरीके से डुओपोली की सिचुएशन बन रही है। पेंट में भी वही हो रहा है कि शेयर हो रहा है। फिर वायर एंड केबल्स में बहुत हो रहा है। मेटल में ऑलरेडी पहले हो चुका है। तो आपको ऐसा लगता है कि इस डिसरप्टिव मार्केट में, जहां पे बहुत वल्नरेबल है चीजें, मतलब इस खबर पे स्टॉक 15% गिर जाए, ये मुझे भी बहुत सरप्राइजिंग लग रहा था कि केवल ये खबर है कि वो इस सेक्टर में एंट्री करने वाले हैं, इसलिए स्टॉक 15%, मतलब केईआई पॉलीकैब जैसे स्टॉक में पिटाई हो गई, जबकि इतनी अच्छी वेल रन कंपनीज है। आपको लगता है कि इंडिया की अपनी एक अलग स्टोरी भी चल रही है, उसको भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है? बहुत अच्छा सवाल है नीरज जी, रियली अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन। इनफैक्ट मैंने अपनी सेकंड किताब में इसके बारे में काफी डिटेल में विस्तार में लिखा भी है दैट कंपटीशन acts as friction for value creation। मैं फिर से दोहराता हूँ, कंपटीशन acts as friction for value creation। बेसिकली जितना ज्यादा कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ेगी, उतना ही आपके मार्जिन पे और ग्रोथ पे प्रेशर आएगा, और उतनी तेजी से आपकी वैल्यूएशन डी रेटिंग होगी। तो आप देखिए इंडिया में, जैसे आपने कहा, केबल्स एंड वायर्स में स्ट्रॉन्ग कॉन्ग्लोमरेट्स एंटर कर रहे हैं विद डीप पॉकेट्स। दे कैन विथस्टैंड द शॉर्ट टर्म पेन। उसकी वजह से एग्जिस्टिंग इनकम्बेंट्स के मार्जिन से प्रेशर आने वाला है, उनके स्टॉक प्राइस गिरे। पेंट्स में आपने देखा, एक टाइम में एशियन पेंट्स को इनविंसिबल माना जाता था, बट उसमें भी कितना बड़ा इम्पैक्ट आया है ऑफ वेल फंडेड कंपटीशन। सिमिलरली जो प्राइवेट इक्विटी फंडेड अनलिस्टेड या प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनके तरफ से भी लिस्टेड स्पेस पे बहुत कंपटीशन आ रहा है और वहां पे भी डिस्ट्रप्शन आ रहा है। तो इसलिए मैंने अपने सेकंड किताब में लिखा भी है कि वो जो पुराने टाइम्स थे कि एक बिजनेस पे, एक स्टॉक पे आप 5-10 साल के नजरे ले सको, वो खत्म हो चुके हैं। अब वो द टाइम ऑफ those times when you could take a 5 to 10 year view on a stock is over. In my view, 2 to 3 years is the maximum feasible time in today's highly disruptive environment. तो आप कोई भी बिजनेस में जब इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप 2 से 3 साल के नजरे लेके शुरुआत कीजिए कि अगले 2 से 3 साल ग्रोथ मुझे अच्छी दिख रही है और आज के दिन रीजनेबल वैल्यूएशन में मुझे वो स्टॉक मिल रहा है। और अगर वो 3 साल के एंड में अगले 2 से 3 साल भी अगर आपको ठीक लग रहे हो, तो फिर आप होल्ड ऑन कर सकते हैं। गोइंग फॉरवर्ड ऐसे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियोज में मल्टी बैगर्स बनेंगे। मल्टी बैगर्स 10 साल का व्यू लेके नहीं बनेंगे एट द वेरी स्टार्ट। आपको स्टॉक को खरीद के भूलना नहीं है, आपको स्टॉक को खरीद के बाय एंड मॉनिटर करना पड़ेगा। बाय एंड मॉनिटर एंड इफ रिक्वायर्ड रोटेट इनटू न्यू सिक्लिकल अपसाइकल प्लेयर्स। ऐसे ही आपका रिटर्न्स ओवर टाइम जनरेट होगा। हाँ, इसकी वजह से आपके कैपिटल गेन टैक्सेस के आउटफ्लो बढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स एक टाइम में 0 हुआ करता था इंडिया में, अब आपको उसमें 12.5% पे करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 20% हो गया है, वो भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन in my view, it's better to take the tax hit when the adverse development happens in an industry, rather than just hoping कि चीजें सुधर जाएं and उस चक्कर में आपका permanent loss of capital हो जाएगा 50-60%, because things are moving very fast, very rapidly। तो इसलिए आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि चीजें कहाँ पे सप्लाई एंटर कर रही है, कहाँ पे डीप पॉकेट कॉम्पिटिटर्स एंटर कर रहे हैं। फिर आपको जल्दी जल्दी एक्शन लेके डिफरेंट और नए स्टॉक्स में, सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बिकॉज इन्वेस्टिंग अब काफी पहले के टाइम के मुकाबले अब काफी और डिफिकल्ट हो गई। आपको काफी और मेहनत करनी पड़ती है टू जनरेट द सेम लेवल ऑफ रिटर्न्स एज अर्लियर। गौतम भाई, आपने एक बहुत बड़ी बात कही, मतलब दिल को छू गई एकदम। वो एक तो ये आपने कहा कि स्टॉक लेके सो जाने वाले दिन चले गए, नंबर 1। नंबर 2, आप ये कह रहे हैं कि 2-3 साल में नजरिया रखिए और उसको रिव्यू करिए भी, यानी आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि मार्केट को टाइम किया जा सकता है इन द कॉन्टेक्स्ट कि सिक्लिकल है मार्केट, इंडस्ट्री सिक्लिकल है, इवन ह्यूमन लाइफ सिक्लिकल है। तो आप वो एक साइकिल के बीच में कहीं आपको रिव्यू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज लिया और सो गए, 20 साल बाद देखेंगे रिटर्न क्या बना, 6% CAGR। तो ये बात मैं सही समझ रहा हूँ कि थोड़ा समय समय पर पल्स देखते रहिए और लेके सो जाने वाला समय चला गया। एब्सोल्युटली करेक्ट। इंडस्ट्री, देखिए मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ रिमेन इन्वेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट फॉर द लॉन्ग टर्म, लेकिन मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि रिमेन इन्वेस्टेड इन अ सिंगल स्टॉक फॉर द लॉन्ग टर्म। मैं ये कभी नहीं कहता हूँ। मैं कहता हूँ मार्केट में इन्वेस्टेड रहिए हमेशा। हम भी फुली इन्वेस्टेड रहते हैं हमारे बीएमएस में ऑल द टाइम। हम लोग डाउन साइड जब मार्केट गिरता है, हम भी, हमारे शेयर्स भी गिरते हैं, लेकिन हम बेसिकली पोर्टफोलियो के अंदर ही चर्न करके जो नए लीडर्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो ये लॉस अवर्जन जो है उसको अपने दिमाग से हटाइए। जो कोई भी स्टॉक का जो कॉस्ट प्राइस होता है, वो स्टॉक की परचेस करते ही इरेलेवेंट हो जाता है। उसका वो सिर्फ आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट काम का एक स्टैटिस्टिक है और कुछ नहीं है। आपको हर दिन इवैल्यूएट करना है कि बिजनेस किस तरफ जा रहा है और इस इंडस्ट्री में क्या कॉम्पिटिटिव डायनामिक्स जो है
वो फेवरेबल तरह से मूव कर रही है या अनफेवरेबल तरीके से मूव कर रही है, ये आपको ऐसे सोचना जरूरी है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड रहिए, लेकिन इंडस्ट्री साइकिल्स के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को अपडेट रखिए एंड आपके पोर्टफोलियो को हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग रखिए। देखिए, इन्वेस्टिंग रियर व्यू मिरर पे देखकर नहीं किया जाता। आपका जॉब है एज अ इन्वेस्टर टू ऑलवेज कीप योर पोर्टफोलियो अपडेटेड एंड फॉरवर्ड लुकिंग एंड टू हैव द बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड at all times possible. That is the simple way to invest. आपको रिस्क रिवॉर्ड को देखना है और पोर्टफोलियो को आगे फ्यूचर अगले 2-3 साल का नजरिया रख के वैसे आपके पोर्टफोलियो को पोजीशन रखना है। That's it. ओके, मतलब भाई पीएसयू स्टॉक में कोई आपका व्यू है क्या अभी? आई थिंक हम लोग जनरली पीएसयू स्टॉक्स में कम इन्वेस्ट करते हैं, तो इसलिए पीएसयू स्टॉक्स में कोई स्ट्रांग मेरा व्यू तो है नहीं। प्लस बहुत सारे पीएसयू कंपनीज को हम लोग ने एनालाइज किया है पिछले बहुत सालों से। उसमें होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे पीएसयू डिफेंस कंपनीज, आप नोटिस करेंगे कि उनका ऑर्डर टू उनका जो ऑर्डर बुक टू मार्केट कैप रेशियो वो बहुत हाई रहता है। लेकिन वो क्यों रहता है, या बुक टू बिल्ड रेशियो जो होता है बहुत हाई रहता है, क्यों रहता है? वो इसलिए क्योंकि उनकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी इतनी कमजोर है कि उनका ऑर्डर बुक बस बढ़ते जाता है, लेकिन उनका रेवेन्यू में वो ट्रांसलेट जल्दी हो नहीं पाता। तो एग्जीक्यूशन आपको फोकस करना है कि कौन से प्लेयर्स है जो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जस्ट ऑर्डर बुक इन्वेस्टिंग, वो बुल मार्केट में नैरेटिव चलता है, ऑर्डर बुक इन्वेस्टिंग लास्ट के फेवर पिछले 4 साल फेवर में था, ठीक है, लेकिन इज इट ट्रांसलेटिंग इनटू ऑपरेटिंग कैश फ्लो एंड फ्री कैश फ्लो? आपको उस पर फोकस करना है। देखिए, हम इंडस्ट्री में काफी बार बात करते हैं कि ये रेवेन्यू ग्रोथ, अनप्रॉफिटेबल रेवेन्यू ग्रोथ ठीक है, वैनिटी है, लेकिन कैश इन द बैंक इज रियलिटी। बेसिकली कैश फ्लो इज रियलिटी। आपको कैश फ्लो पर फोकस करना है। प्रॉफिट नंबर्स देखिए, बुल मार्केट में क्या होता है नीरज जी, हम इन्वेस्टर्स ऑर्डर बुक को देख रहे हैं, टॉप लाइन ग्रोथ को देख रहे हैं, या इनकम स्टेटमेंट को देख रहे हैं, लेकिन सारे स्केलेटन्स कहाँ छुपे होते हैं? बैलेंस शीट के अंदर, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। रिसीवेबल्स को देखिए, इन्वेंटरीज को देखिए, ऑपरेटिंग कैश फ्लो को देखिए। ये बहुत बेसिक बातें कर रहा हूँ, लेकिन टाइम एंड अगेन हर बेयर मार्केट में फंडामेंटल लेसन्स जो होती है इन्वेस्टिंग की, वो बार बार बाहर निकल के आती है। वही नए इन्वेस्टर सब वही पुराने लेसन्स बार बार सीख के जाते हैं। कुछ बदलता नहीं मार्केट में, सेक्टर्स स्टॉक्स के नाम बदलते जाते हैं, लेकिन जो लेसन्स होती हैं इन्वेस्टिंग की, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, वो कभी नहीं बदलती हैं। तो अच्छा इन्वेस्टर वो है जो ये तेजी के बाजार में या यूफोरिया के बाजार में अपना धैर्य नहीं खोए और डाउन दी क्वालिटी कर्व नहीं जाए। ये गलतियां मैंने भी पास में की हुई है, इसलिए मैंने ये सेकंड किताब लिखी थी, क्योंकि जनवरी 2018 से लेकर मार्च 2020 के बीच में जो बेयर मार्केट आया था इंडिया में स्मॉल कैप मिड कैप में, उस समय स्मॉल कैप इंडेक्स 55% गिर गया था और मिड कैप इंडेक्स गिर गया था। और उससे मुझे इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी लर्निंग्स मिली जो मैंने इस किताब में सबके संग शेयर की है। एटलीस्ट मैंने जो गलतियां की थी इसलिए बुल मार्केट में वो नए इन्वेस्टर्स नहीं करें। तो आई थिंक it's better to learn from other people's mistakes than to commit those mistakes on your own. ओके, तो गौतम भाई मार्केट में काफी चर्चा हुई। अब एक आखिरी सवाल मार्केट पे, इंडियन मार्केट के तौर पे खास तौर पे, कि इस साल 2000, अभी हम लोगों के बीच में बहुत डिस्कशन चलता है ना, क्लब कहीं बैठो ना, तो एक क्वेश्चन ये जरूर आता है कि 2025 में रिटर्न बनेगा क्या? मतलब कुछ लोग तो ये मानते हैं कि बिल्कुल रिटर्न नहीं बनेगा। एक बहुत बड़े जानकार है, आपने डेफिनेटली पढ़ा ही होगा उनको, उन्होंने तो कहा कि 2025 के अगले 2-3 साल में रिटर्न नहीं बनेगा, नेगेटिव रिटर्न ही रहेगा। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं थोड़ा बने, कुछ कह रहे हैं न्यूट्रल रह सकता है 2025 में इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। चूंकि हम लोग जो 20 साल का एवरेज देखते हैं तो 12-13% निफ्टी बनता है। इस साल बनेगा पॉजिटिव रिटर्न या फ्लैट जाएगा? लेकिन जी हम लोग इंडेक्स फंड्स खरीदते नहीं है, ना ही हम सेंसेक्स निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं। हम इन्वेस्ट करते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स में। मैं यहाँ पे एक उदाहरण देता हूँ जिससे बहुत क्लियर हो जाएगा इन्वेस्टर्स को। 31 दिसंबर 1964 से लेकर 31 दिसंबर 1981 के बीच में अमेरिका में डाउ जोन्स जो था वो एकमात्र 1 पॉइंट बढ़ा। मैं वापस बोलता हूँ, 31 दिसंबर 1964 से 31 दिसंबर 1981 के बीच में डाउ जोन्स बढ़ा सिर्फ 1 सिंगल पॉइंट, लेकिन वॉरेन बफेट ने अपने पोर्टफोलियो कंपाउंड किया 20% फॉर द 17 इयर्स। आप जिस मार्केट एक्सपर्ट की बात कर रहे हैं, मान लीजिए अगर वो बोलते हैं अगले 5 साल नेगेटिव रिटर्न्स होंगे 2-3% CAGR, तब भी इन्वेस्टर्स को मौके मिलेंगे। क्योंकि फिर पता क्या होगा, मार्केट बहुत नैरो हो जाएगा और नैरो मार्केट में जो गिनी चुनी कंपनीज हैं, 20, 25, 30 कंपनीज जो हैं, अच्छे मिड कैप स्मॉल कैप शेयर जो हैं, जिनमें अगले 3 से 5 साल के लिए ग्रोथ विजिबिलिटी है 25-30%, उनको स्कार्सिटी प्रीमियम मिलने लगेगा। बेयर मार्केट्स में मार्केट्स बिकम नैरो एंड बुल मार्केट्स में मार्केट्स बिकम ब्रॉड बेस्ड एंड सब गधे बड़े भागते हैं बुल मार्केट में। लेकिन बेयर मार्केट में आप तो बहुत अच्छा अल्फा जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि
आपका काम तो और आसान हो गया। आपको बस वो कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जहाँ पे बैलेंस शीट ठीक है, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ठीक है, और जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ विजिबिलिटी डिसेंट है अगले 3 से 5 साल। वो बल्कि बहुत, क्योंकि उनकी सप्लाई कम है और क्योंकि इन्वेस्टर्स की डिमांड बहुत ज्यादा शूट अप कर जाएगी, क्योंकि अब क्या होगा, जो अवेलेबल पैसा है वो अब डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा अमंग अ लार्ज नंबर ऑफ नेम्स, वो गिने चुने शेयर्स में ही चेस करेगा, राइट। तो इसलिए इन सब शेयर्स में अभी गिरावट के समय अगर आप इन शेयर्स को खरीद के रख लें और बस पेशेंस रखें कुछ महीने का, फॉर सम टाइम, आप नोटिस करेंगे ये शेयर सडनली सबसे जल्दी रिकवरी करना शुरू कर देंगे, एंड देन दे विल बी द फर्स्ट टू हिट द 52 वीक हाई लिस्ट, और वहां से ही लीड करेंगे इवन इन अ नैरो मार्केट और अ रेंज बाउंड मार्केट। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। इस आखिरी क्वेश्चन का जो आंसर दिया गौतम भाई ने, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि बेयर मार्केट में नैरो हो जाता मार्केट, कुछ स्टॉक होते हैं जो बहुत अच्छे दिख रहे होंगे और जो उसमें सवार होगा तो वो बिल्कुल स्काई हाई वाला मामला हो जाएगा। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, और कुछ समझ में ना आ रहा हो तो गौतम भाई को पकड़ लीजिएगा। दो ही तरीके, या तो खुद अच्छे से कर लो या किसी से करवा लो। तो ये थी आज की चर्चा की यूएस और इंडियन मार्केट को लेकर के जो चिंताएं हैं, आगे के डायरेक्शंस हैं और अंदर क्या होने वाला, इस पर हमने बातचीत की। अभी बहुत कुछ अनफोल्ड होना है, अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अननोन वर्ल्ड में है। ट्रम्प साहब कल सुबह क्या ट्वीट करेंगे किसी को नहीं मालूम, सिर्फ उनको ही मालूम है, और वो क्या कर रहे हैं वो सिर्फ उनको मालूम है। तो हम लोगों को रिएक्टिव होना है, प्रियम्प्ट नहीं करना है कि वो ऐसा करेंगे, नहीं, उनको आपको नहीं पता, हमको भी नहीं पता। जब वो कुछ कर देंगे तो उसमें क्या करना है, इसके बाद हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो गौतम भाई, कैसा, अभी तो मार्केट की बहुत बातें होगी, बाकी कैसा चल रहा है आपका यूएस में इस समय? क्या करते हैं मतलब, कुछ चिंता करते हैं, एंजॉय कर रहे हैं बिल्कुल, मार्केट वार्केट तो ठीक है चलते रहेगा? देखिए जी, हम तो पिछले 20 साल से मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इतने सारे हम लोग क्या कुछ नहीं देख चुके हैं। हम लोग 2000, मैं आपको मार्केट पार्टिसिपेंट्स की शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत होती है, और जब गिरावट हो रहा होता है तो हम आज की प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 12 महीने बाद हम कोई नए सेट ऑफ प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे होंगे, हम आज की प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं कर रहे होंगे। दिसंबर 2018 में नैस्डैक गिर गया था 20%, और ये गूगल, फेसबुक, एप्पल, अमेज़न सब 30-35% एक महीने में गिर गए थे। आज कोई उसकी बात करता नहीं है। अगस्त 2015 में इंडियन मार्केट्स 15% एक महीने में क्रैश कर गए थे, क्योंकि चाइना ने अपनी करेंसी डीवैल्यू की थी। आज उसके बारे में कोई बात करता है नहीं। नवंबर 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ, इंडियन मार्केट 20% गिरे, आज उसकी कोई बात करता है नहीं। फिर आपका जनवरी-फरवरी 2015 और जनवरी-फरवरी 2016 में इंडियन मार्केट 20% गिरे। उस समय एक बार चाइना का स्कैर था, एक बार ऑयल प्राइस क्रैश हो गया, उसके बारे में आज कोई बात करता है नहीं। 2022 में एनवीडिया का स्टॉक 65% गिरा, नैस्डैक 40% गिरा, आज उसकी बात कोई करता है नहीं। सिमिलरली जनवरी 2018 से लेकर मार्च 2020 के बीच में बेयर मार्केट जो हुआ था, उसके बारे में कोई बात अब इंडिया में करता है नहीं, बिकॉज एंड फरवरी 2022 से लेकर जून 2022 के बीच में स्मॉल कैप इंडेक्स 30% गिरा, अभी भी उतने ही आसपास गिरे हैं, लेकिन उस 2022 के बारे में कोई बात करता है नहीं। तो ये गिरावट्स आती ही जाती हैं, लेकिन आपको बिग पिक्चर दिमाग में रखना है कि पिछले इंडिया का बुल मार्केट 1991 की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद पिछले 34 साल से चल रहा है। ये 34 साल से बुल मार्केट चल रहा है, और हम लोग 3 महीने की गिरावट से डर जाते हैं या 6 महीने की गिरावट से डर जाते हैं। मार्केट में कितना कुछ हो गया, देश में कितना कुछ हो गया, दुनिया में कितना कुछ हो गया पिछले 35 सालों में, लेकिन तब भी मार्केट कहां से कहां पहुंच गया। आपको अगर आप कोई भी दिग्गज इन्वेस्टर्स जो है दलाल स्ट्रीट की, उनसे उनकी इंटरव्यू सुने, उनकी बात सुने, सबके बीच में एक कॉमन थ्रेड है नीरज जी, थ्रू ऑल द अप्स एंड डाउन्स, उन्होंने इंडिया पे कभी अपना कन्विक्शन कम नहीं किया। एक ही कॉमन थ्रेड में देखता हूं हमेशा कि वो इंडिया पे हमेशा बुलिश रहे, देश अच्छा करेगा, और अगर देश अच्छा करेगा तो हमारे देश के जो अच्छे कंपनीज हैं वो भी काफी अच्छा करेंगे। लेकिन सिर्फ गिने चुने जो कंपनीज है जो अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वही वेल्थ क्रिएट करेंगे नीरज जी। मैं आपको डेटा पॉइंट देता हूं टू एंड दिस इंटरव्यू। बिटवीन 1990 एंड 2020, वो 30 सालों के दौरान इंडियन मार्केट में only 1% of all listed equities in India generated 100% of the market cap. सोचिए इसका मतलब क्या है, सिर्फ 1% इक्विटीज, 1% आउट ऑफ हजारों कंपनीज में से सिर्फ 1% को अगर आप जोड़े, उन्होंने सारा वेल्थ क्रिएट किया, बाकी 99% ने बेसिकली कुछ वेल्थ क्रिएट नहीं किया। इसका मतलब इसको स्टॉक मार्केट की तरह मत देखिए, इसको देखिए एज अ मार्केट ऑफ स्टॉक्स। तो बेसिकली वो आपको एक बार आपको अच्छा शेयर मिल जाए विद गुड ग्रोथ, उसको होल्ड करके रखिए, उसको पैनिक में मत बेचिए। पैनिक में मत बेचिए, उम्मीद बनाए रखिए और इंडिया पे भरोसा रखिए। मुझे तो बहुत है, मैं तो मान के चलता हूँ कि जैसे बहुत अपने पुराने विद्वानों ने कहा था कि जब बुरे दिनों ना चुपचाप बैठे हो, रहीमन दिन देख के बुरे दिन के लिए
चुपचाप बैठ जाइए, और जब अच्छे दिन आएंगे ना तो आप अपने 100 दुख भूल जाएंगे। तो इसलिए इंडिया की स्टोरी पे बिलीव होना चाहिए, और ज्यादा पैनिक करने से कुछ होगा नहीं। आपके बहुत पैनिक कर लेने से क्या हो जाएगा, मार्केट थोड़ी चल जाएगा। तो आराम से शांति से बैठिए, चीजों को समझिए और देखिए, और ऐसे बीच बीच में गौतम भाई को हम बुलाएंगे और वो हमें अच्छे से समझाएंगे। बहुत अच्छा लगा गौतम सर बात करके आपसे, मजा आया हमसे, और थोड़ा और लोगों को समझ में आएगा कि इन्वेस्टिंग कैसे करनी चाहिए और क्या सब करना चाहिए। हम लोग ऐसे ही लगातार चर्चाएं करते रहेंगे, और आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत आपकी जर्नी के लिए शुभकामनाएं सर। धन्यवाद नीरज जी।